अपने घर में, अपने विश्वविद्यालय में आप लोग सभी स्वागत करें। ऐसी शख्सियत जिसको मिलने के लिए हम आतुर, और ऐसी शख्सियत जिन्होंने हरियाणा की गरिमा को पूरे विश्व में एक अलग छाप छोड़ी है। अभिनय के माध्यम से बहुत ही गंभीर अभिनय के परिचायक है ये, और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने सुना है। बैठिए सर। जिंदगी एक अजीब फलसफा है, ये संवेदनशीलता और ये गुण आपने कहाँ से पाया? जहाँ से बाकी सब कुछ हमें मिलता है, संवेदनशीलता वहीं से होती है। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है। सबसे पहले माँ से हमें प्यार मिलता है, और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मिलता है वो बच्चा समझता है, और बच्चे से जो माँ को मिलता है वो माँ जानती है। इसको मैं शब्द क्या दूंगा, वो तो शाश्वत है। तो संवेदनशीलता तो एक शाश्वत मुझे लगता है चीज़ है। वो अलग बात है कि बड़े होने की प्रक्रिया में हमें ये लगातार समझाया जाता है, सही है गलत मैं नहीं जानता, कि अब आप बड़े हो गए हो बेटा, अब ये छोड़ो फालतू की बातें। संवेदनशीलता को लगातार बड़े होने की प्रक्रिया में कुचला जाता है। ये हमारी सभ्यता की बहुत बड़ी, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन की बहुत बड़ी कमी है कि वो मानवता और संवेदनशीलता को लगातार कुचलती रहती है। बड़ा होने के चक्कर में, सफल होने के चक्कर में, समझदार होने के चक्कर में जो असली मानवीय चीज़ें हैं उनको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। गुप्ता जी, आपका जो परिवार पानीपत के सबसे अमीर लोगों में आपके पिताजी की गिनती होती थी, लेकिन आपके पिताजी व्यापारी हैं, और आपको ये अभिनय का रोग कैसे लगा? दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, व्यापार और अभिनय। हाँ, बिल्कुल विरोधाभास। ये मैंने हमेशा महसूस किया, क्योंकि व्यापार में सबसे ज़्यादा, शायद जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हर आदमी की अपनी अपनी है, व्यापार में सफल वही ज़्यादा होता है जो सबसे ज़्यादा संवेदनाओं को कुचल सकता है। सिर्फ प्रैक्टिकल लेना देना, सिर्फ अपने फायदे को देखना, पैसा किस में ज़्यादा है, और बाकी सब चीज़ों को वो नगण्य गौण मानता है। तो मुझे पता नहीं अब ये कहाँ से क्या है, शायद जैसे कहा जाता है 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, तो हम लोग भी 5 भाई हैं, तो उनमें से एक उंगली अलग से क्या किया जाए, उसका तो ऊपर वाले ने ऐसा ही कुछ बनाया है नियम के। हर आदमी को उसके किस्म का उसकी सोच है और उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। किन चीज़ों में हमें मज़ा आता है हम सब जानते हैं, जितने जो लोग यहाँ पर जानते हैं कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने अंतरतम की आवाज़ को सुना, चाहे वो सपने थे, चाहे वो अदृश्य कुछ आकर्षण था, और उसको परस्यू किया, और उसमें ऊपर वाले ने मुझे कामयाबी दी। तो अब नहीं मुझे मज़ा आता था बिजनेस में, क्योंकि उसमें बहुत सारी दुनियादारी सीखनी पड़ती है, और वो मुझे बिल्कुल कभी उसने आकर्षित ही नहीं किया दुनियादारी की बातें सीखने में। उसमें मुझे बहुत सारा विरोध भी जाहिर है उसका सामना करना पड़ा, परिवार से, दोस्तों से, स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद प्रोफेशन में, आज तक भी होता है। लेकिन आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि मैं अपने ढंग से अपने मूल्यों को, मूल्य तो क्या कहूँगा, बल्कि अपने जो मुझे अच्छा लगता है वैसे ही मैंने जीने की कोशिश की, वैसे ही लोगों से पेश आया, वैसे ही संबंध रखता हूँ। मैं सेल्समैन नहीं बन पाया, और तो, मतलब मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ये ज़बरदस्ती हम लोगों को सो कॉल्ड उन्नति के जो बाजार हैं उन्होंने हमें दिखाया है कि आपको
आपको सेल्समैन बनिए वरना आप कामयाब नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूं, फॉलो योर ड्रीम। जिसको जो अच्छा लगता है, मगर ईमानदारी से, बिना दूसरे का नुकसान किए, फॉलो योर ड्रीम, और आपको अपनी मंजिल मिलेगी। देर हो सकती है, सबेर हो सकती है, समय लग सकता है। समय, वक्त एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वक्त सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। आपको उसका साथ देना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपने कोशिश के में विश्वास रखना पड़ेगा, उसके प्रति ईमानदार होगा। कोई जरूरत नहीं है सेल्समैन बनने की, दुनियादारी सीखने की। इतनी दुनियादारी सीखिए कि हम दूसरे का नुकसान ना करें, लेकिन हम ईमानदारी से अपने क्या करें, ये सपनों का पीछा करें। बहुत सारे उसके अंदर दिक्कतें आएंगी। ड्रीम्स का पीछा करना है आपको, अपनी किस्म से अपनी जगह समाज में, सोसाइटी में बनानी है, तो समय नहीं है। ये नहीं है कि 4 साल की डिग्री मिल जाएगी, 5 साल की, या 10 साल के बाद मैं 20-15 साल के बाद चीफ इंजीनियर बन जाऊंगा। ऐसा कोई प्रॉमिस यहाँ नहीं है। मगर ये भी तो देखिए कि जिंदगी आपकी अकेले आपकी, मतलब हम सबकी अलग अलग है। कोई किसी से असंभव है, कंपेयर नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर स्थान में, पर्टिकुलर माँ बाप के 10 या 5 या 2 बच्चों में से एक बच्चे हैं। अलग है, आपकी सोच अलग है। आपको किस चीज में मजा आता है ये आपको पता है, और वो दूसरे से कंपेयर नहीं होते। शायद इसी मजे में आप जो है स्कूली लाइफ से आपकी जो है अभिनय की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे। मैं चाहता हूं कि जब यहाँ आप विद्यार्थी थे, किस सन में थे, और आपके समय में यहाँ का कैसा वातावरण था, किस तरीके से, क्या मतलब लड़कियां बराबर थी लड़कों के, या उस समय में यानी कि 50 साल पहले जब ये यूनिवर्सिटी में आप आए, कैसा माहौल था, कौन सी बिल्डिंग थी, कहाँ पर आप अकेले बैठ के चिंतन किया करते थे? क्या आप भी गर्ल हॉस्टल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे? मैं कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि किसी लड़की से मिलने जाऊं। मन में मेरे कुछ भी होता रहे, मुझ में कभी हिम्मत नहीं रही। इसका मतलब ये है कि आपके मन में भी कुछ होता था। मैं जब यहाँ आया, 63 की बात है, 63 मतलब आज से 59 ईयर्स बैक। छोटे शहर से, पानीपत से आया था मैं। हमारे 3-4 दोस्त थे, अलग अलग विधाओं में उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। कुछ प्री मेडिकल में, मैं प्रेप में आया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जी पढ़ता था मैं। आप हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। प्रताप भवन नाम का हॉस्टल होता था। अब भी है सर। प्रताप भवन से कौन कौन है, हाथ खड़े करें। प्रताप भवन से, ये प्रताप भवन के देखिए, आप भी। मैं 4 साल रहा। हॉस्टल से निकलते थे, राइट साइड में एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, 5-6 दुकानें, एक बैंक था। अब भी है सर। उसके बाद एक छोटी सी नहर होती थी। अब भी है, थोड़ी आग दी गई है। उसके किनारे पर एक ढाबा होता था जहाँ पर अक्सर हम चाय पीते थे या ब्रेड पकौड़ा खाते थे। तो इस तरह का माहौल था। मैं यहाँ पर भी नाटकों में थोड़ा बहुत हिस्सा, जो यूथ फेस्टिवल के होते थे उनमें हिस्सा लिया। R.K. मल्होत्रा साहब उस समय आपके वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते थे। तो मैंने ये पाया कि मुझे कभी भी जो रेगुलर पढ़ाई में
हम इतने समझदार नहीं थे, हमें नहीं मालूम था कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए क्या नहीं। उस समय तो यही था कि या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, ज़्यादा था। अब और इतनी खुद की समझ, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का, वो आपको समझ डेवलप नहीं करता कि आप चुन सके कि आपको क्या चाहिए। तो आपको बताने वाले आपके बड़े या दूसरे या आपका दोस्त या जो हो रहा है, वो सब आप भेड़ चाल की तरह आप फॉलो कर लो। हम भी चले गए, फॉलो करते गए। लेकिन मैंने पाया कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता किसी भी क्लास में, बिल्कुल नहीं आता सर। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती। आज आप बीएससी के विद्यार्थी? जी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट था। जी। और मैं याद करता हूँ आज केमिस्ट्री और फिजिक्स की उसमें कि मुझे तो नींद आती थी, पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं, या कुछ एटम कुछ बनाते रहते हैं और मुझे नींद आती थी। हाँ, लेकिन जब नाटक के होते थे काम, उनमें बड़ा मजा आता था मुझे, मैं उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। यहीं पर रहते रहते मेरे कुछ सीनियर जो नाटक करने वाले साथी थे, जो मुझसे 2-3 साल सीनियर थे, वो मास्टर क्लासेज में थे, उनके कारण उनसे ही मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी एक चीज़ है, जो सुनकर बड़ा मैं दंग हुआ कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ है जहाँ नाटक की पढ़ाई की जाती है। उन साथियों के नाम जान सकते हैं? कौन कौन थे आपके? जी, एक तो सबसे पहले जिन्होंने मुझे प्रेरित किया वो थे कमल भारद्वाज, वो इकोनॉमिक्स, हाँ जी, हाँ इकोनॉमिक्स, हाँ जी, हमारे जो डिपार्टमेंट में थे। डिपार्टमेंट में तो एक और थे शायद, वो अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थे, सुदर्शन कौशल, डॉक्टर सुदर्शन कौशल। जी। तो इन लोगों ने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया जी। और कमल तो मुझे फिर लेकर के है, और तुम अगर जाना चाहते हो इसी लाइन में, चलो मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूँ। वो मुझे दिल्ली लेकर गए और नेशनल स्कूल ड्रामा दिखाया। रविंद्र भवन में हुआ करता था उस समय, जी। मंडी हाउस में। वहाँ से फॉर्म मेरा लिया, मुझसे भरवाया और मैंने वो फॉर्म दिया और मैं शायद इधर ही जाना था। मुझे लगा कि हाँ, कुछ ऐसा है जीवन में जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं पूरा दिन उसमें रह सकता हूँ उसमें, क्योंकि नाटक खेल भी है, वो बोरिंग पढ़ाई नहीं है। पता नहीं कैसी हमें पढ़ाई बना दी गई है, वो बोर करती है। अगर उसके अंदर किसी तरह से नाटकीय एलिमेंट्स और कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग बना सके हमारी सारी एजुकेशन को, वो बड़ा मज़ा आता था उसके अंदर एक कहानी भी है, उसके अंदर भावनाएं भी हैं, उसके अंदर जो मानवीय जितनी भी गुण होते हैं वो सारे हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मैंने वहीं पर फिर, घर वाले बड़े परेशान रहे, बहुत विरोध भी हुआ, भला बुरा भी कहा, मगर मेरे कानों में जैसे कोई आवाज़ नहीं जाती थी और मैंने उसी को अपना जीवन बना लिया और ऊपर वाले ने आज यहाँ। अच्छा, आपके टाइम में यहाँ पर कहते हैं कि एक गर्ल हॉस्टल होता था, कौन सा था? आपके टाइम में एक गर्ल हॉस्टल होता था, लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल था, आप जाते थे उसमें? हाँ, लेकिन मैं उधर जाते बहुत डरता था। चलिए, उतनी हिम्मत नहीं होती थी। एनएसडी में आपका अनुभव कैसा रहा और आपके सीनियर कौन थे और जूनियर कौन थे जो आज फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं? हमारी सभी की जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं। हमारे सीनियर तो बहुत कम लोग मेरे रहे हैं जिनको पता नहीं आप जानते हैं या नहीं। ज़्यादातर जूनियर लोग हैं। सीनियर में राम गोपाल बजाज का नाम, जी। मनोहर सिंह एक एक्टर थे बहुत अच्छे, वो मेरे सीनियर थे। बट ज़्यादातर लोग जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, जी, राज बब्बर, अनुपम खेर, पंकज कपूर, जो भी आपको नाम याद आएंगे वो ज़्यादातर सब मेरे जूनियर हैं। कोई 1 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, सतीश कौशिक भी शायद 5 साल। तो इसका बहुत सारा दूसरा कारण भी है। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो मुझसे कहीं ज़्यादा पहले बम्बई पर चले गए थे। हम लोग जिस ज़माने के थे वो बम्बई नहीं जाते थे। बम्बई लगता था बहुत दूर है और बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ चॉकलेट नुमा जितेंद्र टाइप दिखने वाले हीरो जो लोग हैं, एक्टर को पता नहीं वहाँ कितना पहचान मिलती है। ज़्यादातर चॉकलेटी हीरोज़ का वो ज़माना था, खूबसूरत, लंबे, गोरे, शार्प, नए नक्श, उनको वो जगह मिलती थी।
तो हमारे समय में मतलब मैं जिस तरह का रहा हूँ, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बम्बई में अपने आप को ट्राई करूँ। तो मैं ज़्यादातर 10-12 साल दिल्ली और दिल्ली के आसपास, इवन यहाँ कुरुक्षेत्र में भी, चंडीगढ़ में भी, और लखनऊ, भोपाल, इंदौर, उज्जैन वगैरह में फ्रीलांसिंग नाटक करता रहा। लेकिन मैंने पाया कि 81 में मेरे बाद वाले बहुत सारे लोग 72 से 80 तक 81 में गांधी फिल्म बनी थी जी जी, जिसमें बहुत सारे लोग, चाहे वो नए नए पास आउट हुए थे एनएलसी से या होने वाले थे, वो इकट्ठे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी शूटिंग हुई थी, गांधी इंटरनेशनल फिल्म थी, बहुत सारा बजट था, बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे एक्टर, प्लस तब तक हमारे जो डायरेक्टर थे नेशनल स्लो ड्रामा के, इब्राहिम अलकाजी, वो छोड़ चुके थे। इब्राहिम अलकाजी कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते थे हम लोगों को कि हम लोग फिल्मों में जाएं। उनको कुछ व्यक्तिगत कारणों से या किस वजह से मैं नहीं जानता, उन्हें बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी एक एलर्जी थी, नफरत थी। शायद वो वहाँ रह चुके थे या जो भी उनके अनुभव थे, उनको लगा था यहाँ क्वालिटी नहीं है, सिर्फ यहाँ ग्लैमर है और दिखावा है और बहुत सुपरफिशियल काम होता है कहानी के लेवल पर, पात्रों के लेवल पर, आपस के संबंधों के लेवल पर, कहानी पर, सब कुछ। इसलिए वो उनका एक तरह का एक वो स्टूडेंट्स में भी आ गया था कि नहीं, अगर काम करना है, अच्छा काम करना है तो थिएटर में ही रहना है। लेकिन मैं बता रहा था 81 में वो फिल्म बनी और इच्छा तो होती ही है, क्योंकि हम थिएटर की कितनी भी बात करें, कहीं भी थिएटर एज प्रोफेशन आज 50-55 साल तो मुझे हो गए, अभी तक भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि आप थिएटर को अपना प्रोफेशन बना सकें और बाकायदा एक इज्जतदार जिंदगी जी सकें। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। चलिए, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी में थे, उस समय किस तरह के कल्चरल प्रोग्राम हरियाणा दिवस के अवसर पर होते थे? हरियाणा बना 1966 में और हमारी यूनिवर्सिटी बनी 1957 में, और हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है इस तरह के कार्यक्रम की, ये हरियाणा दिवस पे उसी समय से शुरू है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके समय में ये आज रत्नावली का रूप धारण कर चुकी है, उस समय में कैसे प्रोग्राम होते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो आज मेरे लिए ये अनुभव है, ये तो अद्भुत है। मेरे पास ये शब्दातीत है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। मैं तो अद्भुत, मतलब कमाल है, किसी यूनिवर्सिटी में कल्चर को लेकर इतनी जागरूकता, इतना उत्साह और इतना अच्छा काम हो रहा है, जो मुझे तो, मैं बता रहा था, आपको भी कह रहा था, वीसी साहब को भी कह रहा था कि मैं इसको तो जगह जगह मोबाइल, इसके ये फेस्टिवल जैसे 4 दिन का है तो हर डिस्ट्रिक्ट हेड के अंदर इसके ये दिखाया जाना चाहिए, पहुंचाया जाना चाहिए। यही नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में को लाकर उनको दिखाएं कि आप ऐसा, तो यूनिवर्सिटी या एजुकेशन जो है किस तरह से कल्चर को मिला करके कहाँ से कहाँ चीज़ों को ले जा सकती है, ये उसका इतना बड़ा उदाहरण है कि जो मेरे सामने बेमिसाल है। मैंने नहीं कभी सोचा था कि इतना जीवन, जिसके अंदर इतने लोग इन्वॉल्व हैं और इतना काम हो रहा है और सब लोग इतने प्यार से, और आप सब लोग, पूरी फैकल्टीज, वीसी साहब, आप किस तरह से उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये अपने आप एक काबिले मतलब मिसाल है। ये पूरे देश में आनी चाहिए ये लहर और उन तक पहुंचनी चाहिए ये बात, क्योंकि मैं भी जब देख रहा हूँ तभी मुझे पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अद्भुत है आप लोग जो काम कर रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, उस समय वैसे मुझे जो पता चला है कि हरियाणा दिवस पे एक सांस्कृतिक संध्या जरूर हुआ करती थी, जिसमें जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, कुछ मतलब कोई गीत है, कोई नाटक है, कोई इस तरह की, कोई मतलब किसी की कोई गजल है, इस तरह के छोटे हल्के प्रोग्राम ऐसे कुछ होते थे। और हमारे समय में मेरे सीनियर जगजीत सिंह यहाँ पर थे, जगजीत सिंह गजल गायक, वो हमारे एलुमनस रहे हैं जी। मैंने हिस्ट्री उन्होंने यहीं से किया है। मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, वो कमाल का गाते थे। तो कई अक्सर वो जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक हॉल होता था, उसके अंदर ही हमारे नाटक भी होते थे, उनके प्रोग्राम होते थे, गज़लों के भी कुछ होते थे, कुछ दूसरे फोक प्रोग्राम भी होते थे, जिसमें पंजाब के फोक भी होते थे, अपने हरियाणा के भी होते थे। तो मगर ये अभी जो है ये तो कुछ अद्भुत है। चलिए सर, बहुत बहुत जो है आभार। और इसके साथ ही फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पहले स्टेज के नाटक में आपकी एंट्री हुई और
पर्दे के नाटक में आपने पूरा विश्व रिकॉर्ड जो है ऐसा बनाया है, और चंद्रकांता में आपकी जो भूमिका है जगन्नाथ की, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस भूमिका से अभिभूत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये चंद्रकांता संतति वाली जो कहानी है वो कैसे शुरू हुई और किस तरीके से आपने रोल पाया और ये मुकाम कैसे हासिल किया, वो जर्नी भी हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, कैसे पाया तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऊपर वाले ने दिया और हमें रोल मिल गया, हमें मिल गया। रोल लेना मुझे नहीं मालूम कैसे दिया जाता है। हाँ, जितने भी काम किए हैं वो अपने आप मेरी झोली में गिरे हैं, और मुझे जितना समझ में आया, जो डायरेक्टर ने बताया या डायरेक्टर से पहले स्क्रिप्ट ने मुझे बताया, वो स्क्रिप्ट बड़ी कमाल की बात थी कि वो कमलेश्वर जैसे हिंदी के इतने मूर्धन्य जी लेखक वो उसको लिख रहे थे। तो पहली चीज़ जो एज एन एक्टर समझ में हमें आती है एज ए अभिनय करने के लिए, वो ये कि स्क्रिप्ट क्या बोलती है, स्क्रिप्ट में वो कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर एक राजा था, राजा शिवदत्त, ये उसके एक तरह से महामंत्री या राइट हैंड मैन थे पंडित जगन्नाथ। क्या हम कोई संवाद जो है पंडित जगन्नाथ का, चंद्रकांता सीरियल किसने देखा, हाथ खड़े करें, चंद्रकांता, क्या बात है? नहीं मैं बता पाऊंगा, मैं मतलब डायलॉग याद रखना किसी एक प्रोजेक्ट के, वो अगर मैं उसको काम की तरह लूँ तब तो मुझे याद रहता है, और मैं उसको काम की तरह नहीं लेता कि मैं उसको याद रखूं, क्योंकि मुझे अपने 5,000-10,000 ऑडियंस के सामने उस डायलॉग को बोल करके अपने लिए वाहवाही या तालियां बजवानी है, मुझे याद नहीं रहता, माफ कीजिए। और मुझे लगता है ज़्यादातर ऐसा किया जाता है, वो अलग बात है। हर एक्टर ही अलग है दुनिया में, उसकी सोच, उसकी समझ। मेरे लिए ये एक्टिंग एक्चुअली प्योर आर्ट है, जिसको मैं अपने तरीके से, अपनी योग्यता अनुसार, जो कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, दिल से उसको करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो वाहवाही कितनी मिलती है, वो कितनी बिकती है नहीं बिकती, वो सब मुझे नहीं आता, ना मैं वो करता हूँ, ना उसमें मुझे मेरा विश्वास है। इसलिए माफ़ कीजिए, मुझे डायलॉग बिल्कुल याद नहीं रहते। चलिए सर, आपने तलाश, इंतजार, चिड़ियाघर, एक आपका जो कमाल का नाटक टीवी का, तो उसमें इन सब की यात्रा, मतलब टीवी और फिल्मी दुनिया दोनों में क्या अंतर आप समझते हैं आपके दृष्टिकोण से? एक्टिंग के तौर पर कोई फर्क नहीं है, जितना भी फर्क ये है कि एक को आप घर में बैठकर खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, गप्पे मारते हुए दोस्तों के साथ देखते हैं, वो टेलीविज़न है, और एक को आप बाकायदा अंधेरे बंद बड़े हॉल के अंदर पूरी फुल वॉल्यूम में आवाज़ के साथ और 70 mm सिनेमा में उसको देखते हैं, जो लार्जर देन लाइफ हो जाता है। तो सारा जो फर्क है वो देखने वाले के अनुभव का है, करने वाले का अनुभव बिल्कुल सेम होता है, कोई फर्क नहीं। हाँ, थोड़ा सा फर्क कैमरा और रियल स्टेज एक्टिंग में ज़रूर होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आपका पूरा ध्यान मुझ पर है, मगर साथ में आपको ये पूरी स्टेज भी नज़र आ रही है, जिसमें डॉक्टर साहब भी नज़र आ रहे हैं, वो वहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है, तो आपकी आँख जो है सब जगह पूरा देख रही है। कैमरा से में जब काम होता है तो जो कैमरा चाहता है सिर्फ वही आप देखते हैं। कैमरा कभी कभी सिर्फ मेरा ये पाँव हिल रहा है वो दिखाना चाहता है इस पर्टिकुलर परिवेश के अंदर, तो वो उसको कैप्चर करके आपको सिर्फ वही दिखाएगा। फिर अचानक वो डॉक्टर साहब के फेस पे आ जाएगा कैमरा, जो देख रहे हैं ये राजेंद्र गुप्ता पाँव क्यों हिला रहा है, या उसके थ्रू जो भी वो कहानीकार कहना चाहता है, ये फर्क, वरना कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक और फर्क है, कमर्शियल फर्क है। टेलीविज़न स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, टेलीविज़न का सारा जो पैसा आता है वो विज्ञापन की दुनिया से आता है। विज्ञापन वाले अपना माल बेचने के लिए, दरअसल में वो टेलीविज़न वाला कोई भी आपको अपना प्रोग्राम दिखाना नहीं चाहता, वो सिर्फ टेलीविज़न में लोगों का एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, क्योंकि एडवर्टाइजर उसको पैसे देता है। लेकिन लगातार आप देखेंगे नहीं कभी भी विज्ञापन को,
सिर्फ विज्ञापन अगर दिखाए जा रहे हैं तो आपको बिठाए रखने के लिए वो छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो सारा पैसा उसका एडवर्टाइजर से आता है। इसलिए मैंने ये महसूस किया है कि टेलीविज़न में आप जब काम करते हैं तो एक तरह से आप पता नहीं कितने लोगों को, आप हजारों एक्टर्स को देखते हैं टेलीविज़न में, आप कितने लोगों का नाम जानते हैं? नहीं जानते। हो सकता है आज मेरा नाम आप जानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि पिछले 40-50 साल से आप लगातार किसी न किसी रूप में मुझे देख रहे हैं, तो आज जानते हैं। जिसके बरक्स फिल्म में क्या होता है, एक एक्टर को बाकायदा बेचा जाता है, उसकी एक इमेज को क्रिएट किया जाता है, उसका विज्ञापन उस एक्टर का बनाया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है बड़े स्टार के तौर पर, और फिर उसको बेचा जाता है उसको देखने के लिए। आप ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो उसकी कमर्शियल साइड का भी है, उसकी एक त्रासदी भी है, ट्रेजेडी भी है कि अच्छा एक्टर टेलीविज़न में काम करता है, उसका नाम लोग नहीं जानते, उसे अच्छा पैसा, इज्जतदार पैसा मिलता है, लेकिन कभी भी उसका इतना बड़ा स्टेचर नहीं बन पाता जो फिल्म में किसी को अगर प्रोवोक किया गया है, बहुत बड़ा स्टार पहले ही बना दिया जाता है, जी जी, बाद में उसकी फिल्में आती हैं, वो पिटती हैं या चलती हैं वो बात की बात। अच्छा गुप्ता जी देखिए, जो प्रेम एक भाव है वो सबके मन में रचा हुआ है, बसा हुआ है, कभी ये अंकुरित हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं भी होता है और भाव दब के रह जाता है, और कभी जीवन साथी के रूप में भी आपको ये मिलता है। मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, और संभवतः ऐसा भी पता चला कि आपने भोपाल में जाकर के शादी की, तो ऐसा क्यों हुआ? ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपका जो प्रेमाभिव्यक्ति है वो कहाँ से, और मैडम वीणा शायद जी जो आपकी जीवन संगनी है वो आपके जीवन में कितनी सहयोगी रही है, और ये भाव कैसे जगा और ये यात्रा यहाँ तक कैसे पहुंची? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद ही नहीं पता कैसे हो जाती है। बहुत कुछ अपने आप होता रहता है जिसमें आपका ना कोई बस है, ना उसमें आपकी कोई करनी है। बहुत ही फिल्मी और ड्रामेटिक सी मेरी प्रेम कहानी है। नाटक करने गए हुए थे हम लोग उज्जैन में, एक नाटक डायरेक्ट करने गया हुआ था मैं कालिदास समारोह के लिए जी, अंधा युग जी, उसमें हरिश्चंद्र धर्मवीर भारती, हाँ जी, धर्मवीर भारती, मैं वो प्ले डायरेक्ट कर रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर एक हमारे एक्टर थे, उनकी रिश्तेदार एक लड़की थी जो नाटक देखने आई थी, हमारा मुलाकात हुई, और शायद पहली या दूसरी मुलाकात के बाद ही मैंने वो जिनकी वो रिश्तेदार थी जो मेरे एक्टर थे, मैंने उन्हें कहा कि भाई उस लड़की से पूछो वो मुझसे शादी करेगी क्या। वो खुद बड़े हैरान हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं, अचानक कितनी बार आप मिले हैं? मैंने कहा कि बस परसों ही तो आपने अपने घर में हमें लंच कराया था, तब हमने जो भी आधा घंटा 1 घंटा। क्या है आप ये सीरियस? मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप पूछ लीजिए ना। ऊपर वाले की करनी, उसने हाँ कर दी, ना वो मुझे जानती ना मैं उसे जानता। मैं पानीपत का रहने वाला, एक तरह की आवारागर जिंदगी नाटकों की जो होती है 10-12 साल, शायद इसी को प्रेम कहते हैं। यही प्रेम की सात्विकता है। और फिर कुछ ऐसे हालात थे, वो अलग धर्म को विश्वास करने वाले लोग थे, हम अलग थे, तो काफ़ी बिल्कुल जैसे फिल्मों में गंधर्व विवाह होता है, 2 या 3 दोस्त मेरे साथ थे, और हम लोगों ने रात में भाग कर एक मंदिर में जाके शादी की। फिर बाद में हम अपने घर आए तो हमारे माँ बाप ने आर्य समाजी ढंग से हमारी शादी करवा दी। और फिर हमारे बिजनेस फैमिली थी, तो भाई लोगों ने कहा नहीं, कोर्ट में चलिए, एफिडेविट दीजिए, आप दोनों एडल्ट हैं, आपकी तब शादी मानी जाएगी, वरना आपके ऊपर केस हो जाएगा। उसके बाद उनके घर गए 1-1.5 महीने बाद, तो उन्होंने अपने घर से क्रिश्चियन मैरिज, अब मैं तोड़ू भी तो कितनी शादियाँ तोड़ू, 4 शादियाँ हो गई एक ही लड़की।
चलिए, आपको बहुत बहुत मतलब जो प्रेम कहानी वैसे ज़्यादातर अधूरी रहती है, लेकिन आप जो भाग्यशाली हैं कि आप इस मुकाम पे हैं। आपने पर्दे की टीवी के पर्दे की दुनिया से अलग एक फिल्मी दुनिया में एक अलग मुकाम पाया है। लगान जैसी फिल्म आपने की है, पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्म आपने की है। तो लगान फिल्म के विषय में जब आप लोग शूटिंग करते थे तो क्या आपको लगता था कि इतनी सुपर हिट जाएगी ये फिल्म? देखिए, ये तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन डेफिनेटली हर आदमी, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर और हर एक्टर जो जुड़ा हुआ होता है वो चाहता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने और ये बहुत पॉपुलर हो, बहुत पसंद की जाए, बहुत कामयाब फिल्म बने। तो लगान के साथ भी ऐसा ही था। लगान की जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत मेहनत की गई थी। लगान की जब शूटिंग हुई उससे पहले शायद 3 या 5 साल तक उस स्क्रिप्ट पे काम होता रहा था। पहला वर्जन, दूसरी बार, तीसरा ड्राफ्ट, चौथा, 5वां, 6वां। तो बहुत कोशिश की गई थी कि उसको परफेक्ट करके बेस्ट स्क्रिप्ट बनाई जाए। और जब शूटिंग करने गए तो पूरा अप्रोच प्रोड्यूसर का वही था कि हर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, हर आदमी जो उससे जुड़ा था कि हर डिपार्टमेंट का जितना बेहतर से बेहतर बेस्ट काम हो सकता है, कितना भी समय लगे, कितना भी पैसा लगे, पूरी अप्रोच वो थी। और वो क्या होता है, अगर एक आदमी बहुत पैशनेट होता है और उसकी ईमानदार है, वो फिर पूरे यूनिट के अंदर अपने आप मान लीजिए आपने ये रत्नावली का बीड़ा उठाया तो आपने देखा होगा कि सब लोग किस तरह से आपके साथ तैयार हैं साथ देने को, जुड़ने बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो वही उसके साथ हुआ, लेकिन वो इतनी बड़ी हिट हो जाएगी कि आज भी अगर आपके सामने से फिल्म आ जाए तो आपने कितनी भी देखी हो, आप चिपक जाएंगे, फिल्म देखने लग जाएंगे। ये उसकी कामयाबी है और इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्कर तक वो गई, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गुप्ता जी बताइए, देखिए आपने मुंबई की फिल्मी दुनिया से शुरुआत की और अभी हाल ही में आपने दादा लक्ष्मीचंद फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जी। तो हरियाणवी सिनेमा के बारे में और दादा लक्ष्मी फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है और क्या फ्यूचर आपको लगता है कि हरियाणवी सिनेमा का आने वाले दिनों में, उसके विषय में हम कुछ जानना चाहते हैं। मैं जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे लगान की, कि वहाँ हर तरह की सुविधा थी, पैसे की, मेहनत की, लोगों की। उसी तरह से मुझे लगता है जो दादा लक्ष्मी है, यहाँ सुविधाएं नहीं थी, मगर एक आदमी की, यशपाल शर्मा, जिन्होंने उसको डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस भी किया है दूसरे कुछ साथियों के साथ मिलकर, उनकी जो पैशन और ईमानदारी और जो लगन थी वो किसी भी रूप में हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आमिर खान और आशुतोष द्वारिकर थे उनसे कम नहीं, उनके बराबर रही है। और वो मैंने महसूस किया शुरू से, जब से मैं उस फिल्म से जुड़ा। उसकी पहले जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, जब रोल कराना, और उसके बाद सेट पर मैंने देखा कि सारे अभावों के और सारी कमियों के बावजूद, आर्थिक कमियों के बावजूद, जो उसके अंदर मेहनत की और पूरी यूनिट को, सब लोगों को, सैकड़ों लोगों को किस तरह से यशपाल ने अपने साथ लेके चला अभी तक। जी। आप ये देखिए, मैंने कभी नहीं देखा, आज 50 साल का, 38-40 साल तो बॉम्बे में हो गए मुझे, कि मैंने देखा उसने हर छोटे से बड़े एक्टर का वो पोस्टर अलग अलग बनवा रहा है, सैकड़ों लोगों का। दिस इज अनहर्ड ऑफ, आई हैव नेवर सीन। इतना वो अपने साथ लेके सबको चल रहा है और इतना ईमानदारी से जुड़ा हुआ है और चाहता है कि किसी तरह से ये हरियाणवी सिनेमा हमारे ग्लोबल सिनेरियो पर, अपने नेशनल सिनेरियो पर अपनी जगह बनाए, जो हमेशा से लगातार इसको इग्नोर किया गया है, या इक्का दुक्का पिछले 40-50 साल में याद करें तो इक्का दुक्का कोशिशें हुई हैं, सराही भी गई हैं, बट 50 साल में 2-4-5 फिल्मों से कुछ नहीं होता। आप क्या आह्वान करना चाहेंगे लक्ष्मीचंद के लिए? हमारे यहाँ पर सभी श्रोता और दर्शक बैठे हुए हैं। लक्ष्मीचंद फिल्म कौन कौन देखेगा? हाथ खड़े करें। जोरदार तालियां।
दादा लक्ष्मी। दादा लक्ष्मी एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है राजेंद्र गुप्ता जी का। और इतनी कमाल की फिल्म है भाई साहब, जो उसका म्यूजिक है, मतलब आप कहाँ ले जाएगा आपको, आप रुक ही नहीं सकते। और उसी तरह से उसका अभिनय का यशपाल का कमाल से कमाल, आप जरूर देखिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये, और पेशेंस आप देखिए 5 साल से वो लगे हुए हैं, जी जी, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी बैकअप के। देखिए गुप्ता जी, तो मुझे लगता है ये जो उनकी ईमानदारी और लगन और मेहनत है, सब लोगों की, पूरी टीम की, यही रंग लाएगी। और अक्सर ऐसा ही होता है, जो उसमें भी वो लगन जो थी ना, मैं बता रहा हूँ जी जी आपको, लगान में जी जी, वहाँ भी जो उनकी सबकी जो उन्होंने क्रिएट किया था, आपसी जुड़ाव, आपसी ईमानदारी, आपसी एक जुनून जो पैदा किया था पूरी टीम के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक दैवी शक्ति को आवाहन करती है और चीज़ों को कामयाब होने में मदद। देखिए गुप्ता जी, आपसे पहले 2 दिन पहले सतीश कौशिक जी आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो तमिल लोग हैं वो अपने फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, केरला वाले अपने को दे रहे हैं, पंजाब वाले अपने को दे रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हरियाणा वालों को भी अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके विषय में? बिल्कुल सही बात है, मगर फिर भी क्या होता है, मैं इसको इस तरह से मानता हूँ, ये हमारे मतलब इसकी इन शब्दों में हम कहते हैं बढ़ावा, प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए ना। कैसे बढ़ावा दें? बढ़ावा ऐसे दें कि अब अच्छी काम करें, उसको नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी लेकर आए, वो अपने आप पहुंचेगा। फिर हम उसको लेके भी जाएंगे तो वो अपने आप उसको स्वीकार करेंगे। कहने से नहीं कि बढ़ावा, हमने कहा बढ़ावा दो, हमने दे दिया, हाँ भाई बढ़ावा, कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बात की आपने। अल्टीमेटली काम बोलता है आदमी। मैं कितना भाषण को फालतू की बात है, मैं उतना ही अच्छा या बुरा या घटिया या बेहतरीन एक्टर हूँ जितना मेरा काम बोलता है। बाकी जीरो है मेरी नजर में, सिर्फ काम आपका बोलता है। अच्छा काम कीजिए। अभिनय के साथ साथ मेरा जो अपना व्यक्तिगत जो राब्ता है आपसे, मैंने आपको जो देखा है कि आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप कवि भी हैं, आप अभिनयकर्ता भी हैं, और आप बहुत गंभीर व्यक्तित्व भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी कविता या आपकी शौकी या किसी कवि की हमारे दर्शकों से जरूर आप साझा करें, क्योंकि आपकी जो कविता कहने की जो अभिव्यक्ति है, उसमें जो अभिनय के साथ जिस संजीदगी के साथ आप प्रस्तुत करते हो, वो अपने आप में अनूठी है, अद्भुत है, निराली है। एक कविता आपके मुखारबिन हम सुनना चाहते हैं। मैं तो कवि नहीं हूँ, कभी कभार यूँ ही शौकिया कभी कुछ लिख दिया तो अलग बात है। मगर मेरी कविता पाठ की आपने जो बात की है, उसका डायरेक्टली सीधा सा ताल्लुक मेरे अभिनय से है। मैं ये मानता हूँ जिस तरह का काम हमें मिलता है उसमें हमारी जो अपनी इच्छा है या हमारी जो अभिनय के प्रति जो हमारी भूख है, वो उतना अच्छा मिल नहीं पाता। जो भी कारण है उसमें नहीं जाएंगे हम, या कभी कभी मिलता है, ज़्यादातर कम मिलता है। तो कविता पाठ भी मेरे लिए, क्योंकि कविताएं, अच्छी कविता, अच्छी कहानी, अच्छा लेखन, उसके अंदर बहुत बहुत रिच होता है। वो उसके अंदर जो इश्यूज, विषय जो उठाए जाते हैं, समस्याएं जो समाज की उठाई जाती हैं, या अलग अलग वर्गों की समस्याएं हैं या आपसी संबंधों की समस्याएं हैं, वो जितने लेखक जितने धीर गंभीर तरीके से अपनी बात कह पाता है। फिल्मी लेखन ज़्यादातर बहुत ऊपरी और सुपरफिशियल होता है, और नाटक अच्छे होते हैं, नाटक में बहुत सीरियस
लिखे भी जाते हैं, लेकिन कितना काम मिलता है नाटक में, और नाटक के थ्रू आपकी रोजी रोटी नहीं चलती है। एक सुंदर सी कविता। तो वो कविता मैं इसलिए कविता की तरफ मुड़ा कि मुझे अच्छी अच्छी कविताएं बहुत अच्छी लगती है, और मैं अपने एक्टर को एक तरह से जिंदा रखने के लिए कभी कभी अक्सर कविता पाठ करता हूँ और कविता को मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग। जी जी, आज सुबह भी आप बहुत अच्छी कविता, सुबह जैसे ही मैं राजेंद्र गुप्ता जी के कमरे में मेरी एंट्री हुई, आप यकीन मानिए कि एक आदमी कविता में कितना मग्न होता है, इनको ये मालूम नहीं कि इनके कमरे में कोई आकर के बैठ गया है और ये कविता का जो है रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये डेली एक कविता लगभग इनके जो फेसबुक वॉल है, सोशल मीडिया में जारी करते हैं, और मैं इनके पास, मुझे 5 मिनट हो गए बैठे हुए, इनको बाद में पता चला कि कोई पात्र आकर के जो कमरे में बैठ गया है। कविता से इनका इतना गहरा लगाव है, इसीलिए मैंने कविता की बात का जिक्र किया। एक बार एक कवि की अभिव्यक्ति के लिए भी गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएगा। अभी आप सुनेंगे, बहुत सुंदर कविता का जो गायन ये करते हैं। इस कविता के लेखक हैं राजेश्वर वशिष्ठ। राजेश्वर वशिष्ठ मूलतः हरियाणा के ही हैं, भिवानी के रहने वाले हैं, आजकल गुड़गांव में रहते हैं। इन्होंने माइथोलॉजी पर, रामायण के पात्रों पर, महाभारत के पात्रों पर बहुत कमाल का काम किया, अद्भुत काम किया है। हरियाणा साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। मैं उनकी एक कविता आपको पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है जानकी के लिए। सीता माता के लिए कहा गया है, जानकी के लिए। मर चुका है रावण का शरीर, मर चुका है रावण का शरीर, स्तब्ध है सारी लंका। स्तब्ध है सारी लंका, सुनसान है किले का परकोटा, कहीं कोई उत्साह नहीं, कहीं कोई उत्साह नहीं, किसी घर में नहीं जल रहा दिया, एक विभीषण के घर को छोड़कर। सुनसान है किले का परकोटा। सागर के किनारे बैठे हैं विजयी राम, विभीषण को लंका का राज्य सौंपते हुए, ताकि सुबह हो सके उनका राज्याभिषेक। बार बार लक्ष्मण से पूछते हैं अपने सहयोगियों का कुशल क्षेम, और चरणों के निकट बैठे हैं हनुमान। मन में क्षुब्ध है लक्ष्मण कि राम क्यों नहीं लेने जाते सीता को अशोक वाटिका से, पर कुछ कह नहीं पाते। धीरे धीरे सिमट जाते हैं सब काम, हो जाता है विभीषण का राज्याभिषेक और राम प्रवेश करते हैं लंका में। राम प्रवेश करते हैं लंका में, ठहरते हैं एक उच्च भवन में, भेजते हैं हनुमान को अशोक वाटिका, ये समाचार देने के लिए कि रावण मारा गया है और अब लंकाधिपति है विभीषण। सीता सुनती है इस समाचार को, सीता सुनती है इस समाचार को, रहती है खामोश, कुछ नहीं कहती, बस निहारती है रास्ता। रावण का वध करते ही बनवासी राम बन गए हैं सम्राट। लंका पहुंचकर भी भेजते हैं अपना दूत, नहीं जानना चाहते कि 1 वर्ष कहां रही सीता। लंका पहुंचकर भी भेजते हैं अपना दूत,
नहीं जानना चाहते कि 1 वर्ष कहाँ रही सीता, कैसे रही सीता। नैनों से बहती है अश्रुधार, जिसे समझ नहीं पाते हैं हनुमान और कह नहीं पाते हैं वाल्मीकि। राम अगर आते तो मैं उन्हें मिलवाती इन परिचारिकाओं से, जिन्होंने मुझे भयभीत करते हुए भी स्त्री की पूर्ण गरिमा प्रदान की। वे रावण की अनुचरी तो थी, पर मेरे लिए माताओं के समान थी। राम अगर आते तो मैं उन्हें मिलवाती इन अशोक वृक्षों से, इन माधुरी लताओं से, जिन्होंने मेरे आंसुओं को ओस के कणों की तरह सहेजा अपने शरीर पर, जिन्होंने मेरे आंसुओं को ओस के कणों की तरह सहेजा अपने शरीर पर राम तो अब राजा है। पर राम तो अब राजा हैं, वो कैसे आते सीता को लेने। विभीषण करवाते हैं सीता का श्रृंगार और पालकी में बिठाकर पहुंचाते हैं राम के भवन पर। और पालकी में बैठते हुए सीता सोचती है, जनक ने भी तो मुझे विदा किया था इसी तरह। पालकी में बैठते हुए सीता सोचती है, जनक ने भी तो उसे विदा किया था इसी तरह। वहीं रोक दो पालकी, गूंजता है राम का स्वर। वहीं रोक दो पालकी, गूंजता है राम का स्वर। सीता को पैदल चलकर आने दो मेरे समीप। जमीन पर चलते हुए कांपती है भूमि सुता। जमीन पर चलते हुए कांपती है भूमि सुता। क्या देखना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? एक कारावास में रहकर चलना भी भूल जाती है स्त्रियां। क्या देखना चाहती हैं? अपमान और उपेक्षा के बोझ से दबी सीता भूल जाती है पति मिलन का उत्साह। अपमान और उपेक्षा के बोझ से दबी सीता भूल जाती है पति मिलन का उत्साह। खड़ी हो जाती है किसी युद्ध बंदिनी की तरह। राम के सामने खड़ी हो जाती है किसी कुठाराघात करते हैं राम। सीते, कौन होगा वो पुरुष जो वर्ष भर पर पुरुष के घर में रही स्त्री को करेगा पुकार? कुठाराघात करते हैं राम। सीते, कौन होगा वो पुरुष जो वर्ष भर पर पुरुष के घर में रही स्त्री को करेगा पुकार? मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम चाहे जहां जा सकती हो। उसने तुम्हें अंक में भरकर उठाया और मृत्यु पर्यंत तुम्हें देखकर जीता रहा। मेरा दायित्व था कि तुम्हें मुक्त करवा दूं, बस अब नहीं स्वीकार कर सकता मैं तुम्हें पत्नी की तरह। वाल्मीकि के नायक तो राम थे, वे क्यों लिखते सीता का रुदन? वाल्मीकि के नायक तो राम थे, वे क्यों लिखते सीता का रुदन और उसकी मनोदशा? उन क्षणों में क्या नहीं सोचा होगा सीता ने कि क्या ये वही पुरुष है जिसका किया था मैंने स्वयंवर में वरण? क्या ये वही पुरुष है जिसका किया था मैंने स्वयंवर में वरण? क्या ये वही पुरुष है जिसके प्रेम में मैं छोड़ आई थी अयोध्या का महल और भटकी थी वन वन? हाँ,
रावण ने मुझे गोद में उठाया था, रावण ने किया था मुझसे प्रणय निवेदन। वो चाहता तो बलात् ले जाता मुझे अपने रविवास में, वो चाहता तो बलात् ले जाता मुझे अपने रविवास में, पर रावण पुरुष था। रावण पुरुष था, उसने कभी स्त्रीत्व का अपमान नहीं किया। रावण पुरुष था, उसने कभी स्त्रीत्व का अपमान नहीं किया, भले ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाए, इतिहास में रावण पुरुष था। ये सब कहला नहीं सकते थे वाल्मीकि। क्यों? क्योंकि उन्हें तो राम कथा कहनी थी। ये सब कहला नहीं सकते थे वाल्मीकि, क्योंकि उन्हें तो राम कथा कहनी थी। आगे की कथा आप जानते ही हैं। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, कवि को कथा समेटने की जल्दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। नगरवासियों ने दीपावली मनाई, जिसमें शहर के धोबी भी शामिल हुए। आज बहुत आज इस दशहरे की रात मैं उदास हूं उस रावण के लिए जिसकी मर्यादा किसी मर्यादा पुरुषोत्तम से कम नहीं थी। मैं उदास हूं कवि वाल्मीकि के लिए, जो राम के समक्ष सीता के भाव ना लिख सके। आज इस दशहरे की रात मैं उदास हूं स्त्री अस्मिता के लिए, उसको उसकी शाश्वत प्रतीक जानकी के लिए। बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही, देखिए समय काफी हो चुका है और आपके साथ यदि हम 3 दिन भी बातें करते रहे तो तब भी किसी भी सूरत में आपके किस्से और आपका अनुभव और आपकी जो उपलब्धियां हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। सुबह वाली एक छोटी सी कविता बिल्कुल बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी कविता है। देखना आप जिंदगी को, मतलब जिंदगी क्या है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। लेखक है वो है भूपनाथ पांडे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। माइक थोड़ा नजदीक से जी। तो वो लिखते हैं कि सबसे बड़ा झूठ है कि आत्मा अमर है। सबसे बड़ा झूठ है कि अमर है आत्मा। मरी हुई आत्माओं की शव यात्रा में कई बार शामिल हुआ हूं मैं। सबसे बड़ा झूठ है कि अमर है आत्मा। मरी हुई आत्माओं की शव यात्रा में कई बार शामिल हुआ हूं मैं, और कभी कभी देह से पहले ही मर जाती है आत्मा। कभी कभी देह से पहले ही मर जाती है आत्मा, जिसकी लाश उठाए हुए घिसटते देखे हैं मैंने अनगिनत देह। जिसकी लाश उठाए हुए घिसटते देखे हैं मैंने अनगिनत देह। आत्माएं कटती भी हैं और काटी भी जाती हैं। आत्माएं कटती भी हैं, काटी भी जाती हैं। आत्माओं के कत्लगाह से गुजरा हूं मैं कई दफा अपनी आत्मा छिपाए हुए। आत्मा के कत्लगाह से कई बार गुजरा हूं मैं अपनी आत्मा छिपाए हुए।
डर के मारे अनेक आत्माओं को गीला ही नहीं पनाले सा बहते देखा है मैंने सरे बालार। डर के मारे अनेक आत्माओं को गीला ही नहीं पनाले सा बहते देखा है मैंने सरे बालार। और देखी हैं सूखी हुई आत्माएं झुर्राई हुई देह में। देखी है मैंने सूखी हुई आत्माएं झुर्राई हुई देह में, जैसे मछलियां सूखती हैं सागर किनारे टंगी रस्सियों के सहारे। जैसे मछलियां सूखती हैं सागर किनारे टंगी रस्सियों के सहारे। जो कहते हैं अमर है आत्मा, अजर है आत्मा, बहुत बड़े व्यापारी हैं वे। जो कहते हैं अजर है आत्मा, अमर है आत्मा, बहुत बड़े व्यापारी हैं वे। करते हैं व्यापार अमरता का। बहुत बड़े व्यापारी हैं वे, करते हैं व्यापार अमरता का। बड़ी भव्य है उनकी दुकानें, उनके संस्थान। धरती के अमीबा है वो, मरते नहीं। धरती के अमीबा है वो, मरते नहीं। विकसित होते हैं अपनी ही देह के। इनके पास होती है सिर्फ और सिर्फ देह, और जिनके पास नहीं होती आत्मा वे ही करते हैं आत्मा का, अमरता का व्यापार। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर कविता। जिनके पास नहीं होती आत्मा वे ही करते हैं व्यापार आत्मा की अमरता का। आत्मा है नश्वर, आत्मा नश्वर है, अमीबा अमर। धन्यवाद। बहुत खूब। अच्छा सर, हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं बिल्कुल, और ये सिलसिला अनवरत रूप से जारी रह सकता है, लेकिन समय की पाबंदियां हैं। और मैं चाहता हूं कि रत्नावली आपको कैसी लगी और हमारे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके अपने अनुभव के माध्यम से, अपने भाव के अभिव्यक्ति के माध्यम से, एक अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो कमाल का है। मैं तो कहता हूँ सब लोगों को आपसे सीखना चाहिए और आप लोगों को और ज़्यादा उत्साह के साथ इसे बढ़ाना चाहिए। सारी दुनिया के लिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और समाज के लिए एक मिसाल के रूप में बने। किस तरह से एजुकेशन और कल्चर मिलजुल कर हम एक ऐसी मिसाल क्रिएट कर सकते हैं कि कलाकार भी, आप पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर का जो भी कलाकार है, जिस विधा में भी आपको अच्छा लगता है उसको भी आप बढ़ावा दें और सोचने पर मजबूर करें बाकी शिक्षार्थियों को भी कि किस तरह से और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए हम अपने मन को मारते रहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे शौक़ हैं, हमारे अंदर का जो क्राफ्ट है, उस पर अगर ध्यान दें तो हम बहुत नाम और इज्जत कमा सकते हैं। बहुत 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 बधाई हो आप लोगों को, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। और अंत में आपके लिए दो पंक्तियाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे को बदल जाते हैं। आप उनमें से एक है। आपका हार्दिक धन्यवाद। विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। हमारे विशेष अनुरोध पर आप विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों के बीच अपने विश्वविद्यालय में पहुंचे, इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ वीसी साहब का, डॉक्टर महा सिंह पुनिया का और पूरी टीम का, जो इस बहाने मुझे आज अपने ही घर आने का मौका मिला। धन्यवाद। देखिए, दर्शक हैं, पीछे प्रेम के पुजारी हैं, इसीलिए इनके भाव की अभिव्यक्ति ऐसी हो रही है। लेकिन आप जैसा गंभीर व्यक्तित्व और इतनी सीरियस थॉट्स आपके और इतना अनुभव आपके पास, संभवतः उनको समझने में थोड़ा सा भी समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए यदि कोई प्रेम की बात करता, यदि कोई शरारी बात करता,
तो शायद आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऐसा गंभीर व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने इस मंच से ये राजेंद्र गुप्ता जी चले और फिल्मी दुनिया में एक अलग मुकाम पे है। इनका एक अलग कैरेक्टर है, सारी दुनिया इनके पीछे है और ये आगे आगे है। ऐसी शख्सियत से समय लेना वास्तव में बहुत मुश्किल था, लेकिन हम इनके हृदय से आभारी हैं। बीच में से इन्होंने जयपुर शूटिंग के लिए जाना था और हमारे को समय दिया। हम आपके सदैव रेडी रहेंगे और आपका आभार। आप अपने परिवार में, अपने विश्वविद्यालय में आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। मैं आभार व्यक्त करूँगा, लेकिन एक प्रश्न जो है वो सभी आप यूनिवर्सिटी में हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर महासिंह पूनिया ने आपके बारे में ये कहा कि आपने वीणा जी से प्रेम विवाह किया। एक बहुत ही संवेदनशील